मत भूलना। सास का घूंघट पार्ट 5। अब तक हमने देखा कि पंचायत के फैसले के अनुसार घर की सारी औरतें खंडहर में रह रही है। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घर की औरतों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। देविका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मिट्टी के बर्तनों पर गई। अरे, ये इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन किसने बनाए हैं? ये बर्तन तो माँ जी और चाची जी ने बनाए हैं। अरे वाह, इतने सुंदर बर्तन तो मैंने आज तक नहीं देखे। माँ जी, चाची जी, आपने ये कहाँ से सीखा? अरे बहू, ये तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये स्टील, पीतल और कांच के बर्तन तो अब चले हैं। पहले तो मिट्टी के बर्तन में ही लोग खाना खाते थे। ठीक है, तो हम दोबारा से मिट्टी के बर्तनों में लोगों को खाना खाना सिखाएंगे। वीना दीदी और सुजाता भाभी, आप दोनों बताओ, आप दोनों को क्या क्या आता है? मुझे तो खाना अच्छा बनाना आता है। बस खाना बनाने के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। और वीना दीदी, आप बताओ, आपको क्या क्या आता है? पता नहीं, मैंने बचपन से यही सुना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। देविका, वीना को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छी आती है। हाँ, आती तो है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। बहुत अच्छी भी आ जाएगी। अब देविका और बाकी सभी औरतें गांव में सबके घर जाती हैं और गांव की सभी औरतों से मिलकर कहती हैं, भाभी जी, अगर आपको अपने या अपने घर वालों के लिए कपड़े सिलवाने हो तो आप मुझसे ही सिलवाना। बहन जी, मिट्टी का चूल्हा, बर्तन या मटका बनवाना हो तो मुझसे ही बनवाना। मैं और विमला दीदी आपके घर के सारे बर्तन बना देंगे। भाभी, आप कभी किसी काम में व्यस्त हो और खाना ना बना पाओ ना, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके घर के लिए खाना बना दूंगी। वो क्या है ना, आप तो सारा दिन खेतों में काम करती हो और कभी कभी खाना भी नहीं बना पाती होंगी, इसलिए। इस तरह घर की औरतें जी जान से अपने अपने कामों में लग जाती है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ जाता है और वो अपने खंडहर को ठीक करने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर घर के सारे आदमी घर का काम संभाल नहीं पा रहे थे। अरे भाई कल्याण, चाय तो पिला दे, जमाना हो गया अच्छी चाय पिए हुए। आप भी ना घर के दामाद से क्या क्या काम करवाते हैं। अभी लाता हूँ चाय। कल्याण, तुम दामाद नहीं बेटे हो, इसलिए इस घर के सुख दुख, घर के काम और बाहर के कामों में तुम्हारा सहयोग तो होना ही चाहिए ना। इतने में कल्याण चाय बनाकर ले आता है। जैसे ही सचिन चाय पीता है तो उसके मुंह से चाय निकल जाती है। जीजा जी, ये क्या बनाया है, इतनी कड़वी चाय? इससे अच्छा तो करेले का जूस होता है। देख सचिन भाई, मैं तो ऐसी ही चाय बनाता हूँ, पीनी है तो पी, नहीं पीनी है तो अपने आप बना ले। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ और अकेला नहीं बना सकता, आप में से कोई मेरी मदद करो। सचिन मेरी चाय की बुराई कर रहे थे ना, तुम जाओ अब खाना बनाओ। सचिन और मोहन दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं। मोहन भिंडी काटकर कढ़ाई में छोड़ देता है और उसमें पानी डाल देता है। आपने भिंडी में पानी क्यों डाला? शायद पानी नहीं डलता, पता नहीं, लेकिन माँ ने कभी भिंडी में पानी नहीं डाला था। लेकिन बिना पानी के भिंडी बनेगी कैसे, मतलब गलेगी कैसे? बिना पानी के बनाएंगे तो चिपक नहीं जाएगी कढ़ाई से? पता नहीं, चलो देखते हैं कैसे बनती है भिंडी। भैया, कितने दिन हो गए ना अच्छा खाना खाए हुए। खाना तो सुजाता बनाती है, इतना मज़ेदार खाना कोई और बना ही नहीं पाता। सचिन और मोहन खाना तैयार करके ले आए। सभी आदमी खाना खाने लगे। खाना बना तो बहुत बुरा था, लेकिन किसी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। तभी जोगिंदर ने कहा, घर की हालत कितनी बुरी हो रही है, जगह जगह जाले लगे हैं, 2 दिन से तो किसी ने झाड़ू भी नहीं लगाई घर की। हाँ, और घर में गंदे कपड़ों के ढेर लगे हैं। मेरे पास तो ये आखिरी कुर्ता ही बचा है पहनने के लिए। कल्याण, मोहन, तुम किसी नौकर को रख लो ना। हमने 1-2 लोगों से बात की थी नौकर के लिए, लेकिन कोई घर में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। गांव के सभी लोग खेतों में ही मजदूरी कर रहे हैं। घर के सभी आदमी घर के काम में लगे रहते हैं
तो वो अपने खेतों पर भी ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें हर महीने आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। धीरे धीरे उनके घर की हालत खराब होने लगती है। एक दिन कल्याण सबसे कहता है, घर को तो औरत ही संभाल सकती है, हमारे बस का नहीं है घर संभालना। हमें किसी तरह से उस सब को वापस इस घर में लाना ही होगा। अरे कल्याण बेटा, पंचायत का फैसला था कि औरतें हमसे माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब हम उन्हें बुलाने गए तो उल्टा हमें ही अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वो मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए। बापू, उन सभी ने अपने अपने काम शुरू कर दिए हैं, क्यों ना हम सबके काम में नुकसान कर दे, इससे वो मजबूर हो जाएंगे हमारे पास आने के लिए। भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? इससे वो मजबूर नहीं होंगी बल्कि और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ शराफत से जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। मुझे यकीन है कोई माफ़ करे ना करे, माँ तो ज़रूर हमें माफ़ कर देंगी। नहीं सचिन, अगर हमने माफ़ी मांगी तो ये सारी औरतें हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। हमें इनके सामने छोटा नहीं होना है। मोहन, कल्याण, तुम दोनों आज से ही काम शुरू कर दो। बस फिर क्या था, घर के सभी आदमी लग गए काम पर। मोहन और कल्याण रात को खंडहर में पहुंचे और उन्होंने सारे मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। उसके बाद वीना ने जो कपड़े तैयार करके रखे थे वो सारे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। सुबह जब घर की औरतों ने ये सब देखा तो परेशान हो गई। अरे, ये सारे बर्तन किसने तोड़ दिए? माँ, किसी ने मेरे सिले हुए कपड़े ही फाड़ दिए। ये हरकत कौन कर सकता है? और कौन करेगा भाभी, ये सब उन आदमियों की हरकत है। जब किसी तरह से हमें झुका नहीं पाए तो हमारे काम बिगाड़कर हमें परेशान कर रहे हैं। सभी औरतें दुगनी तेजी से काम में लग गई। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उस खंडहर को महल की तरह बना दिया। उनके काम की तारीफ सुनकर दूर दूर के गांव से लोग आने लगे और उनसे अपना काम करवाने लगे। एक दिन सभी औरतें बैठकर खाना खा रही थी, तभी विमला ने देविका से कहा, देविका, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपनी मेहनत से अपने लिए इतना बड़ा और इतना अच्छा घर बना लेंगे। देविका बहू, आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम तो सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना तो हमें तुमने सिखाया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पति की पहचान के अलावा भी मेरी कोई पहचान है। गांव के सब लोग मुझे सिर्फ मोहन की पत्नी के रूप में जानते थे, लेकिन अब सारा गांव मुझे जानता है। देविका, मैं कुछ ही दिन में इस गांव में एक अच्छा सा होटल खोल लूँगी। और मैं एक बुटीक खोलूँगी। मैं यहाँ गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। सभी औरतें खाना खाकर सो जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन देविका को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो देविका थोड़ी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके उठकर देखा तो उसके सामने सचिन खड़ा था। सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा कोई नुकसान तो करने नहीं आए? मेरे पास तो किताबों के अलावा कुछ नहीं है, फाड़ना चाहो तो फाड़ सकते हो। देविका, मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ, बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या? रात के अंधेरे में चोरों की तरह तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? प्लीज़ देविका, माँ और चाची को समझाओ कि वो बापू और चाचा जी से माफ़ी मांग ले और तुम सबको लेकर घर आ जाए। सचिन, तुम भी तो अपने बापू और चाचा को अपने साथ ला सकते थे ना, और माँ और चाची से माफ़ी मंगवा सकते थे ना। प्लीज़ देविका, मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। कैसे माफ़ कर दूँ सचिन? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर माँ और चाची हिम्मत करके मुझे अस्पताल ना ले जाती तो आज मैं और मेरा बच्चा जिंदा ना होते। ना तुम मुझे अस्पताल में देखने आए और ना ही अस्पताल से आने के बाद मेरा हाल चाल पूछा। मुझे तो छोड़ो, तुमने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? कभी नहीं सचिन। देखो देविका, हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है। घर के काम की वजह से हम बाहर के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। घर और जिंदगी दोनों अस्त व्यस्त है। वो इसलिए कि तुम सब आदमी संगठित नहीं हो, अपना दिमाग और ऊर्जा हमें परेशान करने में लगा रहे हो। और हम औरतें संगठित हैं, हम अपना दिमाग और ऊर्जा अपनी प्रगति में लगा रहे हैं। इसलिए हमने खंडहर को भी महल की तरह कर दिया और तुम्हारी हवेली
खंडर की तरह लगती है। सचिन देविका से बार बार माफ़ी मांग रहा है। क्या सचिन को अपनी गलती का सच में पछतावा है या फिर ये घर के आदमियों की कोई नई चाल है? ये जानने के लिए आपको हमारे आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। और हाँ, कमेंट करके हमें ये भी ज़रूर बताइए कि क्या देविका को सचिन को माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसे सब कुछ भूल कर सचिन के साथ अपना घर बसाना चाहिए या फिर सचिन को भूल जाना चाहिए? सास का घूंघट पार्ट 6। अब तक हमने देखा कि रात के अंधेरे में चुपके से सचिन देविका से माफी मांगने जाता है, लेकिन देविका कहती है, सचिन, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मेरा आत्मसम्मान है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अब तुम यहां से जा सकते हो। देविका, एक बार मुझे मेरे बच्चे से तो मिलने दो। मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं है। कौन सा बच्चा सचिन? वही बच्चा जिसे तुमने और तुम्हारे बाप ने अपने घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया। आज अचानक बच्चे की याद कैसे आ गई? देखो सचिन, चले जाओ यहां से। मेरे बच्चे के सामने और मेरे सामने फिर कभी मत आना। सचिन जब घर जाता है तो घर के सभी आदमी उसे डांटने लगते हैं। इतनी रात को कहाँ गया था सचिन? देविका से माफी मांगने। तुझे शर्म नहीं आई अपनी बीवी से माफी मांगते हुए? घर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? लेकिन चाचा जी, आखिर अपनी ही पत्नी से माफी मांगने में कैसी शर्म? लो जी लो, नवाबजादे पूछ रहे हैं कि कैसी शर्म। अरे मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आता कि देविका तेरी पत्नी है या तू देविका की पत्नी है। जीजा जी, पति पत्नी एक समान होते हैं और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काश मैंने पहले अपनी पत्नी का साथ दिया होता। आज मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूं कि आप सब भी अपनी पत्नियों से माफी मांग लो। देविका ने तो मुझे माफ नहीं किया, शायद माँ, चाची, भाभी और दीदी ही आप सबको माफ कर दे। सचिन सभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर सुजाता के हाथ का बना खाना सारे गांव में फेमस हो गया था, तो उसने एक बहुत अच्छा सा होटल खोल दिया। देविका, मैं चाहती हूँ मेरे होटल की सबसे पहली ग्राहक तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपना खुद का होटल खोल पाई हूँ। क्यों नहीं भाभी? लेकिन भाभी, आपको अब अपने होटल में ना सिर्फ इंडियन खाना बनाना है, बल्कि इटालियन, चाइनीज और फ्रेंच खाना भी बनाना होगा। सुजाता सभी औरतों को अपने होटल का खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद कम्मो कहती है, अरे बहू, इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती। तू तो वो हो गई, क्या कहते हैं उसे? मास्टर शेफ चाची जी। हाँ, मास्टर शेफ। बहू, अब तेरा होटल चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हाँ बहू, तूने सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अब वीना बेटी, तुझे क्या करना है? अपना बुटीक कब खोलेगी? माँ, कल ही कर देती हूँ। दुकान और सिलाई मशीनों का सारा काम हो गया है और वर्कर भी आ जाएंगे। तो ठीक है, फिर अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। देविका, मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान का इनॉग्रेशन तुम करो। आखिर तुम्हारी वजह से तो मेरा बुटीक खुल रहा है। अगले दिन वीना भी अपना बुटीक खोल लेती है। उसका बुटीक भी चलने लगता है। माँ, आजकल ना कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं। बुटीक में जो वर्कर है वो वर्कर कम पड़ रहे हैं। मुझे और वर्कर की ज़रूरत है। बेटी, गांव में तो तुझे कोई मिलने से रहा। अच्छे वर्कर तो शहर से ही मिलेंगे। हमें भी कुछ लोगों की ज़रूरत है जो हमारे बर्तन शहर ले जाकर बेच सके। देविका बहू, अब तू ही कुछ कर। ठीक है माँ जी, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। वो अखबार में इश्तिहार दे देंगे तो कई वर्कर आ जाएंगे। कम्मो और विमला के बनाए बर्तन भी दूर दूर तक बिकने लगे। सभी औरतें देखते ही देखते बहुत फेमस हो गई। अब देविका ने गांव में अपना स्कूल भी खोल लिया। सभी गांव की लड़कियां स्कूल जाने लगी। एक दिन देविका ने सभी से कहा, माँ जी, मैंने स्कूल तो खोल लिया है और गांव की लगभग सारी लड़कियां भी आ रही हैं, लेकिन कल से आप सब भी आएंगी, गांव की सभी औरतों के साथ। देविका बहू, कैसी बात कर रही है तू? इस उम्र में हम स्कूल जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? माँ जी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और आप सबको मैंने कितना कुछ तो सिखा दिया है। अगर आप सब स्कूल पढ़ने आएंगी तो
तो इससे गांव की सभी औरतों को हिम्मत मिलेगी। लेकिन बहू, अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत? अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। चाची जी, जरूरत है पढ़ने की, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अब देविका लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की औरतों की शिक्षा पर भी ध्यान देने लगी। कुछ दिन में घर की सभी औरतों के बारे में राज्य के बड़े बड़े मंत्रियों को पता चला और वो सीधा उनके गांव उनसे मिलने पहुंचे। देविका जी, आपकी वजह से पूरे गांव का नाम रोशन हो गया है। जगह जगह आपके घर की सभी औरतों की तारीफ हो रही है। हाँ देविका जी, आप सभी के बारे में सुनकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और आपसे मिलने आ गए। देविका जी, हम आपको और आपके घर की सभी औरतों को सम्मानित करना चाहते हैं और आपके स्कूल के लिए डोनेशन भी देना चाहते हैं। इस तरह मंत्री और गांव के सभी लोग देविका के साथ साथ उसके घर की सभी औरतों को प्रतीक चिन्ह देकर, फूलों की माला पहनाकर और शॉल देकर सम्मानित करते हैं। इसके अलावा देविका के स्कूल के लिए भी बहुत पैसा देते हैं। जिस पंचायत ने देविका के खिलाफ फैसला सुनाया था, उस पंचायत को अपने फैसले पर आज पछतावा हो रहा था। उधर घर के आदमियों की हालत और भी खराब हो रही है। बापू, चाचा जी, अब सचिन ने आपको समझाया था कि सबसे माफी मांग लेते हैं, तब आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब देखिए, सभी का राज्य में कितना नाम हो रहा है। खुद मंत्री जी उनको सम्मानित करने आए हैं। बापू, मोहन और सचिन ठीक कह रहे हैं। हमारी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ना तो हम घर का कोई काम कर पा रहे हैं और ना ही बाहर का। तुम लोग ज़रूरी बात सबसे आखिर में बताते हो। ये बात तुम लोग पहले भी तो बता सकते थे। भैया, हमें सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए और सबको यहाँ बुला कर लाना चाहिए। ठीक है, तुम सब यही चाहते हो तो चलो, आज ही घर की सभी औरतों को घर ले आते हैं। घर के सभी आदमी चल देते हैं सभी औरतों से माफी मांगने के लिए। जैसे ही वो औरतों के पास पहुंचते हैं, सभी हैरान हो जाती हैं। कम्मो, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं, लगता है आज फिर झगड़ा करने आए हैं हमसे। अगर आज कल्याण ने मुझे कुछ बोला तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगी मोहन जी को। ना इनका भरता बनाया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। शांत रहो आप सब, देखने तो दो क्या कहते हैं। सभी आदमी अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगते हुए कहते हैं, कम्मो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम्हारे बिना घर बहुत सुना लगता है विमला, घर चलो। सुजाता, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। तुम मेरे साथ घर चलोगी ना? वीना, वो घर मेरा नहीं तुम्हारा है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ दो। इसलिए अपने घर चलो और हम सबको माफ़ कर दो। अपने पतियों की इस तरह माफी मांगने से सभी औरतें अपने पतियों को माफ करके उनके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन देविका घर आने से मना कर देती है। सभी औरतें उसे समझाती है। देविका बहू, अब घर जाने में क्या दिक्कत है? मांग तो ली सबने माफी। देख तो सचिन भी कितना शर्मिंदा है। हाँ बहू, हमारी लड़ाई तो यही थी कि ये हमसे माफी मांगकर इज्जत के साथ घर ले जाए। अब घर चलने से तेरी शादी बच सकती है। चाची जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से फिर कह रही हूँ, मेरे लिए शादी से बड़ा है आत्मसम्मान। आप लोगों की शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है। इसलिए शायद आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पति ने आपके साथ क्या किया, पर मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेरे पति ने मुझे अपने बराबर नहीं समझा और इसलिए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। देविका, मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो जिंदगी भर शर्मिंदा रहना। और हाँ, आप सब इनके साथ जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, शादी सिर्फ एक रस्म होती है। इस रस्म में पति और पत्नी बराबर के हिस्सेदार होते हैं, ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। इसलिए यदि आपका पति आपको सम्मान दे तो बदले में उसे सम्मान दो, नहीं तो वो जैसा करे आप भी वैसा ही करो। देविका सचिन के साथ नहीं जाती है और अपने बेटे के साथ वहीं रहने का फैसला करती है। अब वो न सिर्फ अपने गांव बल्कि हर जगह जाकर महिला शिक्षा और उनके अधिकारों का प्रचार करती है। हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि देविका का ये फैसला आपको कैसा लगा।
और हमारी कहानी सास का घूंघट आपको कैसी लगी। इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।